ओके, तो चलो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। जो आप लोगों का पहला लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 12 के रेस्पिरेशन के, मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उसमें आप लोगों ने डिस्कशन की थी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स है आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से हैं आप लोगों ने डिस्कस किया था। एक है नोज़, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने डिस्कस किया था दूसरा है फेरिंग्स। नोज़ और फेरिंग्स हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया है और उसमें डिस्कस किया है आप लोगों ने कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स है उसमें एक आता है लैरिंग्स, दूसरा आता है ट्रैकिया, तीसरा है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स एंड सो ऑन। तो अभी हमने इस लेक्चर में लैरिंग्स के बारे में पढ़ना है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, एल्वेओलाई के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और लंग्स का जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ब्रीदिंग के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है लैरिंग्स के हवाले से। इट इज़ इनलार्ज पार्ट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, हमारे थ्रोट रीजन में मौजूद होता है, नेक रीजन में मौजूद होता है। और आप लोग अभी देखेंगे कि ये असल में हुआ क्या है, ट्रैकिया थोड़ा सा इनलार्ज हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं इनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैकिया, पहली बात। दूसरी बात मैंने डिस्कस की है कि लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ मसल एंड कार्टिलेज। एक दफ़ा पेपर में आया है कि व्हाट लैरिंग्स कंपोज्ड ऑफ एंड डिस्कस इट्स रोल। तो आप लोगों को ये आइडिया याद करना है अभी कि किस चीज़ से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है और मसल से बना होता है। वैसे इसका मेजर पोर्शन जो है वो कार्टिलेज बनाता है। आगे मैंने लिखा है कि इनसाइड लैरिंग्स देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। तो ये बात आप लोग जहन में अभी के अभी रख ले कि ग्लॉटिस क्या चीज़ है। ये स्मॉल ओपनिंग होता है, और ये स्मॉल ओपनिंग कहाँ मौजूद होता है, लैरिंग्स के अंदर मौजूद होता है। अभी आप लोग डायग्राम के अंदर नोट कर लेंगे। ग्लॉटिस हैज 2 पेयर ऑफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। ये बात अभी के अभी आप लोग रट्टा लगा ले कि ग्लॉटिस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या चीज़ है, ये बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इसका मतलब हो गया कि टोटल क्या होंगे, टोटल 4 वोकल कॉर्ड्स होंगे। अक्सर लोग इस पे डिबेट करते हैं कि नहीं बुक के अंदर तो 2 लिखा है, 4 लिखा है। बस डिबेट इधर ही ख़त्म कर दे। आप लोग बोले कि लैरिंग्स में टोटल 4 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं। उसमें से 2 को ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं और 2 को फॉल्स वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स के बारे में बात है। वोकल कॉर्ड्स ऑन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड साउंड। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना कि गिटार का जो स्ट्रिंग होता है, गिटार में जो तार लगे होते हैं, वो उसके वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये असल में वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड बनता है। फिर उससे स्पीच कैसे बनता है वो फिर अलग बात है। स्पीच में मैं अपने लोअर जा को मूवमेंट देता हूँ, फेरिंग्स को मूवमेंट देता हूँ, लिप्स को मूवमेंट देता हूँ, टंग को मूवमेंट देता हूँ, तो फिर उसकी वजह से स्पीच बनता है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, हमेशा यू नीड टू रिमेंबर बाय द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। आगे मैंने लिखा है कि लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से चूंकि इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये वैसे 10th क्लास से सबको पता है, लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वोकल कॉर्ड्स आर स्लाइटली थिकर इन मेल रिलेटिव टू फीमेल। ये वोकल कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका जो डायमीटर होता है वो अगर हम दोनों जेंडर में चेक करते हैं तो मेल में इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और फीमेल में इसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, ये वैसे यहाँ पर पता नहीं मैंने रीज़न लिखा है यानी, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। आप लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, स्पेशली अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो फिर आइडिया होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने पढ़ा है और ये मेल में थिक होते हैं।
तो इसकी वजह से जो साउंड का पिच है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। आगे मैंने लिखा है कि लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स अपीयर एक्सटर्नली एज एडम्स एप्पल। जो आप लोग नेक रीजन में या स्पेशली थ्रोट में आप लोग वो जो छोटा सा इनलार्जमेंट देख रहे होते हैं, कभी कभार आप लोगों को एक छोटा सा आउटग्रोथ नज़र आ रहा होता है गले में, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और वो असल में क्या चीज़ है, वो असल में आपको लैरिंग्स ही नज़र आ रहा है। लैरिंग्स का एक शील्ड शेप्ड कार्टिलेज होता है, वही एडम्स एप्पल के फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है। One of the cartilage of larynx is called epiglottis. It protect glottis. मैंने ऊपर लिखा है कि यहाँ पर इस लैरिंग्स के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक छोटा सा और कार्टिलेज होता है और उस कार्टिलेज को हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपी का मतलब होता है अबव और ग्लॉटिस का मतलब होता है ग्लॉटिस, जो स्मॉल ओपनिंग है। तो उसके ऊपर एक कार्टिलेज है। तो पेपर में अगर इनकेस आता है कि एपिग्लॉटिस क्या है, आप बोलेंगे कि ये कार्टिलेज है और ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ड्यूरिंग स्वेल्विंग larynx is raised upward while epiglottis is pressed downward. This prevent entry of bolus into trachea. स्वेल्विंग प्रोसेस तो खैर हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि ट्रैकिया अपवर्ड चला जाता है और जैसे ही ट्रैकिया अपवर्ड चला जाता है तो यहाँ पर जो लैरिंग्स मौजूद, जो एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, वो डाउनवर्ड प्रेस हो जाता है। तो जब एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड प्रेस हो जाएगा तो आप देख लीजिए ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये शट हो जाएगा। एपिग्लॉटिस नीचे हो गया और लैरिंग्स ऊपर चला गया, तो जो बोलस होता है फूड वो डायरेक्ट यहाँ जाना शुरू हो जाता है। स्वेल्विंग प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लोगों ने वहाँ पर डाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। ये आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रहा है। डायग्राम में अगर आप लोग नोट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है, ये है ट्रैकिया, ठीक है। अच्छा, और अगर आप लोग ये इनलार्ज्ड पोर्शन देख ले तो ये जो इनलार्ज्ड पोर्शन है ये वाला रीजन आप लोग लैरिंग्स देख रहे हैं, जिसके सामने वॉइस बॉक्स बी लिखा है। तो मैंने बोला था ना इनलार्ज्ड पोर्शन है। अच्छा, अब अगर इस इनलार्ज्ड पोर्शन के साथ आप लोग देख ले तो यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ये मसल मौजूद है। और ये वाला मैंने आप लोग को बताया कि लैरिंग्स का लार्ज कार्टिलेज है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडम्स एप्पल हम इसको नाम देते हैं। इसी के साथ साथ ये वाला जो पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एपिग्लॉटिस है। ये क्या है, एपिग्लॉटिस है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होता है अंदर की तरफ, उसको हम ग्लॉटिस नाम देते हैं। सो ये क्या है, ये है लैरिंग्स के बारे में आसान सी बातें, कुछ इसमें से मुश्किल नहीं आएगा। दूसरा डायग्राम आप लोग ये देख लें, जो साइड व्यू से आप लोगों को ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये असल में लैरिंग्स है। ये रीजन पूरे का पूरा क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। इस लैरिंग्स के अंदर अगर आप लोग देखते हैं ना, ये वाला ग्लॉटिस है, और इस ग्लॉटिस के अंदर आप देख लीजिए ये ग्लॉटिस है ना, इस ग्लॉटिस में आप देख लीजिए ये क्या है, ये वोकल कार्ड्स है। यहाँ पर वोकल कार्ड्स बंद है और यहाँ पर वोकल कार्ड्स क्या है, ओपन है। मैंने आप लोगों को अभी बोला है कि जब भी वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। आप लोग देख लेना, जब हिचकी करते हैं, हिकअप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़बरदस्ती लंग से एयर बाहर निकल आता है, तो इसको ज़बरदस्ती ओपन कर देते हैं। यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे ऐसे। ये साउंड क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये जो वोकल कार्ड्स है ये शट है, नीचे से एयर आता है, एयर ज़बरदस्ती इसको बाय फोर्स ओपन कर देता है, तो ये वाइब्रेट करते हैं और इसके वाइब्रेशन से यही साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो ये आसान है। आगे बढ़ते हैं, लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बारे में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। जाहिर सी बात है, इसके अंदर एयर ने जाना होता है, सबको पता है, तो इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। जिस तरह आप लोग एसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, तो इसी तरह हम इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड वेंट्रल टू एसोफेगस। जब आप लोग डायग्राम पढ़ते हैं ना, तो ये देख ले, ये आपको ट्रैकिया नज़र आ रहा है और इसके पीछे एसोफेगस होगा।
इसके पीछे क्या होगा, एसोफेगस। स्पेशली जो एब्डोमिनल रीजन होता है, एब्डोमिनल रीजन को हम वेंट्रल रीजन बोलते हैं। तो आप देख ले ट्रैकिया यहाँ पर फ्रंट में मौजूद है, वेंट्रल रीजन है, और एसोफेगस ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये डॉर्सल है, ये बैक साइड पे मौजूद है। ये एक दफ़ा पेपर में आया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये वेंट्रल रीजन होता है। अच्छा, इसके बाद ट्रैकिया यू नीड टू रिमेंबर इज मेड ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। सो ये जो आप लोग रीजन देख रहे हैं, अभी मैं दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे के सारे सी शेप्ड कार्टिलेज है। और कार्टिलेज का कौन सा टाइप है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। सी शेप्ड कार्टिलेज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब ये हम बोलते हैं यहाँ पर कि सी शेप्ड कार्टिलेज इधर क्यों बना है, क्योंकि ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है, बंद होने से बचाता है। अगर बोन से बना होता तो ये वाला एरिया फिर कंप्लीट रिजिड होता, और अगर रिजिड होता हम अपने नेक रीजन को मूवमेंट नहीं देते। अगर बिल्कुल सॉफ्ट होता तो फिर ये देख लो एसोफेगस की तरह कोलैप्स हो जाता, कोलैप्स मीन बंद हो जाता, और अगर बंद हो जाता तो फिर हम सांस कैसे लेते। तो सी शेप्ड कार्टिलेज इसको प्रिवेंट करते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो। इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। बस ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना है आप लोगों को। एक स्केल आप लोग उठाए और स्केल में आप लोग देख ले कि 12 सेंटीमीटर, अपने सामने स्केल रख ले और देख ले कि उसमें 12 सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर जो वाइड है वो कितना है। तो जस्ट एक आइडिया आप लोगों को हो जाए, सामने कोई स्केल पड़ा होगा तो उसमें देख ले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितना इसका लेंथ है, कितना इसका वेटनेस है, वेटनेस। अच्छा, इट इज़ मेड ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज टू फैसिलिटेट पेरिस्टाल्सिस। अक्सर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में कि लाइक इसमें ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज ही क्यों है, क्या ऐसे क्यों नहीं हुआ कि कंप्लीट रिंग के फॉर्म में ऐसे कार्टिलेज जो है वो बन गई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रैकिया के दूसरे साइड पे यहाँ पर मौजूद होता है एसोफेगस। क्या होता है, एसोफेगस। सो ये देख ले यहाँ पर एसोफेगस होता है। अब एसोफेगस के अंदर जाता है डाउनवर्ड बोलस, और बोलस कौन से प्रोसेस की मदद से जाता है, पेरिस्टाल्सिस की मदद से। अब अगर ये कंप्लीट यहाँ पर रिंग के फॉर्म में कार्टिलेज होता तो फिर ये जो बोलस है ये यहाँ पर इस रिंग को पुश नहीं कर सकता था। सो ये सी शेप्ड कार्टिलेज है, और ये बीच में जो सी वाला कट है ना, इसमें यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जब बोलस डाउनवर्ड जाता है तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है, बोलस को आगे जाने में आसानी होती है। कंप्लीट रिंग होता तो फिर मसला होता। ट्रैकिया हैव गॉबलेट सेल्स दैट सिक्रीट म्यूकस एंड सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। गॉबलेट सेल्स के जहाँ पर भी जिक्र आता है तो आप लोग बोलेंगे कि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस का सबको पता है डस्ट वगैरह को ट्रैप करना है, और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसका आप लोग अभी डायग्राम में फ़ायदा देखेंगे कि अपवर्ड बीट करते हैं और चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होते हैं। लिखा भी है कि म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस ट्रैप करता है डस्ट एंड पैथोजेंस, एंड सिलिया पुश करता है सब्सटेंसेस टुवर्ड्स एसोफेगस, क्योंकि अगर सब्सटेंसेस लंग्स के अंदर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये आप लोगों का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोग ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये पोर्शन क्या है, ये है लैरिंग्स, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये क्या मौजूद है, सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है, वो पैरासाइट्स को या डस्ट वगैरह को अपवर्ड पुश करेंगे, और इसके पीछे क्या मौजूद है, एसोफेगस मौजूद है, चीज़ें उसकी तरफ सेंड करेंगे और रिलीज़ करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, पिछले पार्ट में मेरे ख्याल में उसको, इस वाले पार्ट को मैंने पता नहीं क्या नाम दिया था, पता नहीं एपिग्लॉटिस नाम दिया था। ये हायाइड बोन है, ये वाला क्या है, हायाइड बोन है असल में, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे जाके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं हम ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में। सो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स काफ़ी डिटेल में है आप लोगों की बुक के। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि एट इट्स लोअर एंड ट्रैकिया बाइफरकेट इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। अब थोड़े से अल्फाज जो है वो चेंज करेंगे आप लोग। ये देखिए, ये पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, पूरे का पूरा ट्रैकिया है, और ट्रैकिया डाउनवर्ड जाता है तो आप देख ली वो बाइफरकेट हो जाता है। सो दिस वन इज ट्रैकिया,
और ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है, और बाइफरकेट होके क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई नहीं बोलेंगे, ये एक ब्रोंकाई है और ये दूसरा, इन दोनों को हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज अप टू द पॉइंट्स वेयर दे एंटर द लंग्स। अक्सर यहाँ पर हम ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ते होते, लेकिन याद रखना है आप लोगों ने, जिस तरह यहाँ पर ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग बोलेंगे कि ब्रोंकाई में भी क्या मौजूद होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रोग्रेसिवली कर दे रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज प्लेट एज ब्रोंकाई बिकम टाइनी इन डायमीटर। ये सेंटेंस के अंदर थोड़े से चेंजेस करने होंगे। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि दो बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं। एक तो सी शेप्ड कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है, और दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि डायमीटर कम होता जाता है तो उसकी जगह कार्टिलेज प्लेट्स आते हैं। क्या आते हैं, कार्टिलेज प्लेट्स आते हैं। अभी आप लोग डायग्राम देख लेंगे कि सी शेप्ड कार्टिलेज और कार्टिलेज प्लेट में क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है कि प्राइमरी ब्रोंकाई गेव राइज टू सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड क्वाटरनरी ब्रोंकाई। बहुत सारे ब्रोंकाई अपीयर हो जाते हैं। ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई आएंगे, फिर उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई आएंगे, क्वाटरनरी ब्रोंकाई आएंगे, और नेक्स्ट डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यही डिवीजन आगे चलता रहेगा। The right main bronchus is more vertical, shorter and wider than the left one. जब आप लोग डायग्राम बनाते हैं ना, तो आप लोग बोलेंगे कि डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ें लेफ्ट, जो भी चीज़ें आपके राइट पे है उसको लेफ्ट कंसिडर करेंगे, और जो भी चीज़ें आपके लेफ्ट पे है उसको राइट बोले, क्योंकि ये बंदा आपको देख रहा है। तो आप देख ले, लिखा है कि जो राइट मेन ब्रोंकस है वो क्या है, वो मोर वर्टिकल है, ऐसे सीधे आया है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है ज़्यादा, और शॉर्टर है, इसको आप लोग देख ले, ज़्यादा शॉर्ट है, ये ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, लेफ्ट के मुकाबले में। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ब्रोंकाई हैज सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स। जिस तरह बिल्कुल आप लोगों ने ट्रैकिया के बारे में बात डिस्कस की थी कि इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है और गॉबलेट सेल्स है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, सबको पता है। द राइट लंग हैज 3 ब्रोंकाई, द लेफ्ट लंग हैज 2 ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, और आप लोग देख ले कि प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो गया, और डिवाइड होके अभी आप लोग देखेंगे कि ये क्या करता है, ये 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इस साइड पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई है और इस साइड पे 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है। मैं भी डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि असल में लोब्स भी लंग्स के ऐसे ही होते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ब्रोंक्यूल एट द एंड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ये आगे जाके मैं समझाता हूँ। बार बार ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होते होते जब उसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। मैंने लिखा भी है कि ब्रोंक्यूल लैक कार्टिलेज प्लेट्स, कार्टिलेज ख़त्म हो गया। ये फ़र्ज बात है कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होते। The walls of the bronchiole, you need to remember, they are composed of smooth muscles only. किस चीज़ की मदद से बने होते हैं? स्मूथ मसल्स की वजह से मदद से बने होते हैं, या एपिथेलियल सेल्स। तभी जब हमें अस्थमा होता है या एज़मा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो एज़मा में क्या होता है, उसमें ब्रोंक्यूल के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सांस आना बंद हो जाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो है उसमें कार्टिलेज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स और एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो आप बोले कि इसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर ये कहीं रीज़न की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, नैरो कर जाए, तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फॉर्म alveolar duct which further open into air sacs called alveoli। ये मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन क्या है, ये है लैरिंग्स। ये वाला पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं, ये है क्या है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया आप लोग देख ले, इस पार्ट में और इस पार्ट में डिवाइड हो गया। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर आप लोग देखें
कि प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पर एक पार्ट दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर नीचे डिवाइड होते होते टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएंगे। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद फिर बन जाएंगे क्वाटरनरी ब्रोंकाई। क्वाटरनरी ब्रोंकाई के बाद फिर बन जाएंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। उसके बाद बन जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद बन जाएंगे एल्वेओलर डक्ट, और एल्वेओलर डक्ट के बाद फिर बन जाएंगे एल्वेओलाई। तो ये सीक्वेंस आप लोग यही याद रखें कि लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, और प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलाई। ब्रोंकियोल्स के नीचे जब हम जाते हैं, रेस्पिरेटरी या टर्मिनल कुछ भी हो, उसमें आप बोलेंगे कि कार्टिलेज प्लेट या कार्टिलेज कोई नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख ले कि जो राइट ब्रोंकाई है वो शॉर्टर है, और ये क्या है, ये लॉन्गर है, ये वाइडर है और ये नैरो है, और इससे एक ब्रांच ये एमर्ज होता है, एक ये एमर्ज हुआ है और एक ये वाला एमर्ज हुआ है। तो इससे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई एमर्ज हो रहे हैं और इधर से 2 एमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये है इसके हवाले से बातें। आगे बढ़ते हैं एल्वेओलाई के बारे में। Alveolus is the site of gaseous exchange and is called respiratory surface in human. Now this is most important idea for MCQs. सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखें कि एक्चुअल gaseous exchange जो हमारी बॉडी में होता है वो alveoli या alveolus में होता है। तभी alveoli या alveolus को हम क्या बोलते हैं, respiratory surface बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल gaseous exchange यहाँ आकर होता है। Almost 700 मिलियन एल्वेओलाई आर प्रेजेंट इन ईच लंग। काफ़ी सारे एल्वेओलाई है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्यों एल्वेओलाई मौजूद होते हैं। लंग्स जो है हमारे वो सिंपल बैलून लाइक, सिंपल आप समझे कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन सकते थे, लेकिन इस वजह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बने क्योंकि एल्वेओलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। लिखा है कि द वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई आर ओनली 1 सेल थिक मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। अभी हम एल्वेओलाई का डायग्राम देखेंगे। आप लोग बोलेंगे कि एल्वेओलाई के वॉल्स में कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। और स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स स्लिम होते हैं, टाइनी होते हैं, इंतहाई ज़्यादा नैरो एक लेयर होता है और 1 सेल तक है। यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर इन केस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स बनते तो उसके लेयर ज़्यादा होते, क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल्स बनते तो क्यूब शेप होते, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स बनते तो लॉन्ग होते, फिर सरफेस एरिया थिक हो जाता, फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स फ्लैट सेल्स होते हैं, गैसियस एक्सचेंज आसानी से अलाउ करते हैं। ईच एल्वेओलस इज सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ कैपिलरीज। सबको पता है, हमने पढ़ा है कि एल्वेओलाई रेस्पिरेटरी सरफेस है, गैसियस एक्सचेंज इसकी मदद से होता है, तो इट शुड बी मोर वैस्कुलर। मोर वैस्कुलर का मतलब इसके अराउंड ब्लड वेसल्स बहुत सारे होने चाहिए ताकि गैसियस एक्सचेंज हो, तभी कैपिलरीज मौजूद होते हैं। वेन्स और आर्टरीज तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्सचेंज नहीं करते। कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन इन द वॉल ऑफ एल्वेओलाई गिव इट इलास्टिसिटी। जो आप लोग डायग्राम अभी देखेंगे, ये 2 प्रोटीन होते हैं। इन 2 प्रोटीन का एल्वेओलाई के वॉल में प्रेजेंस इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से आप समझिए कि एल्वेओलाई या लंग्स क्या बन जाते हैं, इलास्टिक बन जाते हैं, और इलास्टिसिटी ही की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सकता है। द वॉल ऑफ एल्वेओलाई आर 0.1 माइक्रोमीटर थिक। ये वैसे कोई ज़रूरी बात नहीं है, बस सिर्फ बता रहे हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर इन केस पेपर में आता है कि जिस तरह हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन, तो आप लोग बोलेंगे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, वो एल्वेओलाई है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज एल्वेओलाई कर रहा होता है और लंग्स का फंक्शन भी यही है। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। डायग्राम में जो आप लोगों को ये एक एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये एक एक एल्वेओलाई है। ये एक एक क्या नज़र आ रहा है, एल्वेओलाई नज़र आ रहा है। और पूरे के पूरे चैम्बर को हम एयर सैक बोलते हैं, पूरे के पूरे चैम्बर को हम एयर सैक नाम देते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसके ऊपर ब्लू और रेड कलर के तार आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में ब्लड वेसल्स है, ये असल में क्या है, कैपिलरीज है। तो हंड्रेड्स ऑफ ब्लड वेसल्स इस वजह से है ताकि जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता रहे। सो ये है एल्वेओलाई के बारे में बातें।
आसान है, सिंपल से है और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये एल्वेओलर डक्ट से इमर्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, सो समझे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बस हमने ख़त्म कर दिया काम। अब हम थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं लंग्स के शेप के हवाले से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हवाले से। बस सिंपल सी बातें हैं, इसको ज़रा देख ले। मैंने लिखा है कि लंग्स आर इलास्टिक एंड स्पॉन्जी ऑर्गन्स। सबको पता है कि लंग्स में इलास्टिसिटी होगी तो तभी वो एक्सपेंड होंगे, उसके अंदर एयर आएगा और फिर जाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तो ये तो होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। एम्फिसीमा में आप लोग डिस्कस करेंगे कि लंग्स की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है तो फिर एयर को फोर्स नहीं किया जा सकता, बाहर निकाल नहीं जा सकता क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। दे आर कोन शेप स्ट्रक्चर। कोन शेप स्ट्रक्चर नॉर्मली हम कौन से स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जिसका एक एंड जो है वो वाइड हो और दूसरा एंड क्या होता है, नैरो होता है। तो ये नैरो रीजन है और ये वाइड रीजन है, तो इसको हम कोन शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। खैर ये तो सबको पता है कि लंग्स गैसियस एक्सचेंज ही करते हैं। दे आर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी या तो थोरैसिक कैविटी। ये भी सबको पता है कि हमारे लंग्स जो है वो 2 इन नंबर है और चेस्ट कैविटी के अंदर ये मौजूद होते हैं। इट्स बेस लाई अबाउट डायफ्राम व्हाइल इट्स एपेक्स पॉइंट आउटवर्ड्स क्लेविकल। क्लेविकल हम सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ चुके हैं, इसको आप लोगों को मैंने बताया तो ब्यूटी बोन कहा जाता है। तो यहाँ तक ये लंग्स हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंड हो गए होते हैं। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स इज कॉल्ड मीडियस्टाइनम वेयर हार्ट इज लोकेटेड। ये आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हार्ट दोनों लंग्स के बीच में स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट टिल्टेड होता है और लंग्स के बीच में स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियस्टाइनम बोलते हैं। द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर एंड हैज 3 lobes. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 lobes. हाँ, ये अभी हमने डायग्राम भी पढ़ा था कि राइट साइड पे कितने वो होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 होते हैं क्योंकि 3 lobes है। लेफ्ट साइड पे ब्रोंकाई 2 होते हैं और 2 lobes होते हैं। अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि लेफ्ट लंग स्मॉलर क्यों है तो आप लोग बोलेंगे क्योंकि असल में हार्ट वहाँ पर स्लाइटली टिल्टेड होता है, तो वो उसके साइज या शेप को क्या करता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है। A small depression in lungs is called hilum. It is area where blood vessels and bronchi enter kidney. Hilum तो आप लोग किडनी में भी पढ़ते हैं ना, हाइलस सीड में भी होता है। हाइलस या हाइलम हर उस पोर्शन को बोलते हैं जो कि डिप्रेशन हो, जिसके अंदर ब्लड वेसल जा रहे हो, चीज़ें उधर से इमर्ज हो रहे हो। तो अभी आप लोग लंग्स में भी देखेंगे कि छोटा सा डिप्रेशन होगा, उसके अंदर ब्लड और चीज़ें एंटर होगी। तो ये डायग्राम देखें, ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है। इसमें आप देख ले कि 1 2 3 लोब्स है और यहाँ पर आप देख ले ये कट लगा है ना, तो ये 1 लोब है और 2 लोब्स हैं। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे ये जो डिप्रेशन है जहाँ पर चीज़ें एंटर हो रही है, इस एरिया को हम हाइलस या हाइलम बोलते हैं और इस गैप को हम क्या नाम देते हैं, इस गैप को हम मीडियस्टाइनम बोलते हैं। डायफ्राम यहाँ पर मौजूद होता है इस एरिया में, और जो आप लोगों ने क्लेविकल या ब्यूटी बोन की बात की वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ये वैसे आसान सी बातें हैं, बुक से देख ले। इसको हम बोलते हैं सुपीरियर लोब, मीडियन लोब और इन्फीरियर लोब। इसको हम सुपीरियर लोब और उसको हम इन्फीरियर लोब हम नाम देते हैं। बाकी यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई सब कुछ जो है वो सिंपल सी बातें हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है तो कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले, और ऑनलाइन क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी है तो उसको भी ज्वाइन कर दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।